खुशामदीद। और अब मैं आपको वेक्टर नोटेशन लिखने का एक नया तरीका बताऊंगा और फिर हम वही प्रॉब्लम जो हमने पिछली वीडियो में किया था उसे हम इन्हीं थोड़ी सी मुख्तलिफ नोटेशंस के साथ दोबारा से करेंगे। और इसका मकसद ये है कि अगर टीचर आपके सामने कोई अलग तरह की नोटेशन इस्तेमाल करे तो आप इससे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। तो पिछले एग्जाम्पल में या पिछली वीडियो में हमने जो वेक्टर के लिए एक नोटेशंस इस्तेमाल की थी वो कुछ इस तरह की थी। मैंने एक वेक्टर लिया था जो मेरे ख्याल ए था, मैं मुनासिब सा कलर ले लूँ, और ये वेक्टर जो था ये ए वेक्टर था जिसको फर्ज कर लीजिए हमारे पास 2i प्लस 3j, ये मैंने कुछ इस तरह से इस वेक्टर को लिखा था जिसमें कि i जो है उसका x कंपोनेंट है और j जो है उसका y कंपोनेंट है। जबकि इनको इस तरह के नोटेशन को मैंने विकिपीडिया पे देखा था, इनको इंजीनियरिंग नोटेशंस कहा जाता है, शायद इसलिए कि ये इंजीनियरिंग में ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। बहरहाल क्योंकि मैं खुद भी एक इंजीनियर था सारे बिजनेस में आने से पहले, तो इसी को लिखने के लिए हम एक और तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं जिसको हम ऑर्डर्ड सेट नोटेशन या सेट नोटेशन भी कहते हैं या ब्रैकेट नोटेशंस भी कहते हैं। और यही बिल्कुल वही है कि इसमें हम x कंपोनेंट को पहले लिखते हैं, फिर कॉमा डालते हैं और उसके बाद फिर ये 3 लिखा हमने और इसके गिर्द हमने ब्रैकेट डाल दिया। ये तरीका मुख्तलिफ ज़रूर है, उसमें हम i और j की जगह ये कॉमा इस तरह से लिख देते हैं। बहरहाल ये आपको एक ज़रा सा इंट्रोडक्शन देने के बाद अब मैं उस प्रॉब्लम का जो कि हमने पिछली वीडियो में किया था दूसरा पार्ट करूंगा। और मेरा ख्याल है कि पहले मैं एक्सिस बना लूं थोड़ा सा प्रॉब्लम को री इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। ये मेरा y एक्सिस है और ये x एक्सिस है और प्रॉब्लम में मुझसे ये y और ये x, और ये प्रॉब्लम में मुझसे ये कहा गया था कि एक बॉल है जिसको जो कि 4 फीट हाइट पर से उसको हिट किया गया है और ये बॉल जो है 120 फीट पर सेकेंड की वेलोसिटी से 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए ये उठना ऊपर शुरू हुई और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो थी 120 फीट पर सेकेंड और इसका एंगल जो था वो 30 डिग्री था। और इसलिए 350 फीट की दूरी पर एक फेंस या एक दीवार या एक रुकावट थी जिसकी ऊंचाई 30 फीट थी। और हमें पहले ये मालूम करना था कि क्या ये फिगर आउट करना था कि क्या ये इस फेंस को क्लियर कर पाएगी, इसको उसके पार जा सकेगी या नहीं जा सकेगी। और हमने पिछली बार ये मालूम किया था कि ये जो है क्रॉस नहीं कर पाएगी। लेकिन इस पार्ट में हमसे ये कहा जा रहा है कि हवा भी चल रही है मुसलसल जो कि 5 फीट पर सेकेंड की इस पर फोर्स लगा रही है। कहें कि एक हवा की वजह से फोर्स है जो कि राइटवर्ड डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में बॉल मूव कर रही है, फोर्स लगा रही है, यानी कि मुसलसल इस पर एक फोर्स लग रही है जो कि 5 मीटर्स पर सेकंड के रफ्तार से या यूं कहिए कि फोर्स से उस पर हर सेकंड में इसकी वेलोसिटी में इजाफा करेगी। यानी कि इसका जो यूं समझिए कि एडिशनल फोर्स जो है या एडिशनल वेलोसिटी जो है इसकी वो 5 मीटर्स पर सेकंड इसमें ऐड हो रही है हवा की वजह से। तो हमारा जो इनिशियल पोजीशन का जो हमने लिखा था वेक्टर पिछली प्रॉब्लम में, अगर आपको याद हो, पी आई प्लस ये सब के सब वेक्टर्स हैं, वी आई टाइम्स टी प्लस ए स्क्वायर्ड ओवर टी, ए एक्सेलरेशन, ए ओवर टी, टी स्क्वायर्ड है। और अब हमें ये बताया कि हम पहले बताएंगे इनिशियल पोजीशन इसकी क्या थी। इनिशियल पोजीशन ये 4 फीट हाइट पर थी, लिहाजा इसका एक्स कंपोनेंट तो 0 होगा, ये 0 कॉमा, और y कंपोनेंट इसका होगा 4, ये 4, ये इसकी y कंपोनेंट है। बहुत आसान। अब इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी इसकी? इनिशियल वेलोसिटी अब हम एक बार फिर ये जो वेक्टर है हम इसको x और y कंपोनेंट्स में तोड़ेंगे। इसका y कंपोनेंट 120 sin 30 और x कंपोनेंट 120 cos 30 इसका होगा। और जाहिर बात है कि वेलोसिटी की जब हम बात करें तो ये इसकी दोनों वेलोसिटीज का मजमुआ होगी, लेकिन x कंपोनेंट में 5 फीट पर सेकंड की वेलोसिटी भी मुसलसल ऐड हो रही है, यानी कि इसमें ये शामिल हो गई है हवा चलने की वजह से। लिहाजा ये जो वेलोसिटी वेक्टर है ये इतना सिंपल नहीं रहेगा, थोड़ा सा इसमें वेरिएशन आ जाएगी पिछले पार्ट के या पिछले प्रॉब्लम के मुकाबले में। तो ये आपको समझिए कि थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन कंफ्यूज होने की इससे जरूरत नहीं। तो 120 cos 30 जो है वो स्क्वायर रूट ओवर 2 होता है और ये 120 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 60 स्क्वायर रूट
ऑफ 3, मेरा ख्याल है मैं यहाँ पे इसको कैलकुलेट करके लिख देता हूँ। 3 का स्क्वायर रूट ये आया मेरे पास टाइम्स 60 इज इक्वल टू दिस प्लस 5, क्योंकि 5 मीटर्स पर सेकेंड की रफ्तार से हवा भी चल रही, 5 फीट पर सेकेंड की रफ्तार से हवा भी चल रही, तो ये 108.97 होगा, इसको मैं 109 लिख सकता हूं। तो ये 109 ये इसका x कंपोनेंट हो गया, और 120 sin 30 जो है हाफ होता है, तो ये 160 हो जाएगा। और आपको पता है कि y डायरेक्शन में कोई फोर्स और एक्ट नहीं कर रही है सिवाय ग्रेविटी के, या यूं कहिए कि हमारे पास जो y वेक्टर है उसमें तब्दीली बहरहाल आएगी, वो हम देखेंगे बाद में। तो अब वेलोसिटी वेक्टर हमने फिनिश कर लिया, इसके हमने ब्रैकेट्स भी लगा ली। अब एक्सेलरेशन जो है वो ड्यू टू ग्रेविटी है, जो कि g होता है, और यहाँ पर -32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर्ड है। तो हमारे पास एक्सेलरेशन वेक्टर जो है एट एनी टाइम t वो होगा 0, क्योंकि x में कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही है, x डायरेक्शन में x डायरेक्शन में उस पर कोई फोर्स नहीं है, ग्रेविटी जो है वो उसको नीचे की तरफ खींच रही है, -32 यानी कि डाउनवर्ड है। अब हम एक बार फिर अपने ऑर्डर्ड सेट में इसको लिखने जा रहे हैं। ये p एज अ फंक्शन ऑफ t इज इक्वल टू pi में मैंने क्या लिखा था 0 4 प्लस अब vi टाइम्स t, तो ये ब्रैकेट लगाया मैंने, तो vi मेरे पास है 109 60, और ये t मैंने बाहर निकाला, जगह थोड़ी सी कम पड़ गई है, लेकिन चलिए इसको मैं दोबारा इसको भी लिख सकता हूं मैं। अब मेरे पास a ओवर 2 है, तो t स्क्वायर ओवर 2 को मैं बाहर निकाल लेता हूं, क्योंकि ये यहाँ पर इसमें कोई सरोकार नहीं है। 0 x डायरेक्शन में है, -32, और ये ब्रैकेट क्लोज। अब हम बिल्कुल वही करेंगे जैसे कि हमने पहले वेक्टर नोटेशन में किया था, x कंपोनेंट को x के साथ रखेंगे और y कंपोनेंट्स को y के साथ रखेंगे। तो अब थोड़ा सा अलग कलर ले लूं मैं इसका, तो जनाब ये रहा मेरा p एज अ फंक्शन ऑफ t। मेरे पास यहां पर है सिर्फ 0 4 प्लस 160 109, तो ये हो जाएगा 109 टाइम्स t कॉमा 60 टाइम्स t प्लस t स्क्वायर्ड ओवर t को अगर मैं 0 से 2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 0 ही रहेगा, और ये -32 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये -16 हो जाएगा, -16 t स्क्वायर्ड। ये मेरे पास थोड़ा सा और बेहतर हो गया। अब मैं किसी भी गिवन टाइम पे पोजीशन मालूम करने के लिए अब मैं इनके x और y कंपोनेंट्स को एक दूसरे के साथ रखूंगा। तो मेरे पास x कंपोनेंट सिर्फ 109 t है, जबकि y कंपोनेंट्स में मेरे पास ये एक 4 है, 4 प्लस 60 टाइम्स t प्लस माइनस 16 टाइम्स t स्क्वायर्ड। और जनाब ये हमारा प्रॉब्लम और ज्यादा आसान हो गया। हमें ये मालूम करना है कि x कंपोनेंट जो है ये जो कितनी देर में, सबसे पहले हमें ये मालूम करना है कि ये कितनी देर में 350 फीट का फासला तय करेगी, क्योंकि अब हमारे पास हवा भी शामिल हो चुकी है। तो 109 t जो है वो 350 के बराबर है, क्योंकि x जो डिस्टेंस है वो 350 का है। तो 350 डिवाइडेड बाय 109 इज इक्वल टू 3.21, यानी कि 1 t बराबर हो जाएगा मेरे पास 3.2 सेकेंड। ये तो हो गया। अब हम इसे t के लिए सॉल्व करेंगे कि 3.2 सेकेंड्स के बाद जो है y कंपोनेंट की पोजीशन या y कंपोनेंट में इस बॉल की पोजीशन क्या होगी। ये मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं और डिवाइड भी कर रहा हूं, तो ये 163 ये मेरे पास आ गया -164। अब उसके बाद दूसरे की बारी है, तो ये है 60 टाइम्स 3.2 इज इक्वल टू 192, ये आ जाएगा 192, और प्लस 4 को मैं ऐड करूंगा +4, तो ये हो जाएगा +4। इसमें से मैं 164 को माइनस कर दूंगा, 164 इज इक्वल टू 32, यानी इसका जो y कंपोनेंट होगा वो 32 फीट होगा, 32 फीट होगा। यानी कि अब जबकि हवा चल रही है तो ये गेंद जो है
ये फेंस को क्रॉस कर जाएगी और हमारे पास जो वेक्टर्स होंगे, इसके जो कंपोनेंट्स होंगे वो होंगे 350, 32 जी, और ये फेंस को क्रॉस कर जाएगी ये बॉल। और कितनी आसानी से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया वेक्टर नोटेशन, ऑर्डर्ड सेट नोटेशन इस्तेमाल करते हुए।